गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में स्विट्जरलैंड के संविधान में स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। स्विस संघीय सरकार या स्विस कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है, यानी जैसा हम अधिकांश देशों में देखते हैं कि कार्यपालिका एकल होती है, एक ही व्यक्ति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को वहन करता है, लेकिन यहाँ संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है। इनका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। संघीय सरकार या संघीय कार्यपालिका का चुनाव 4 साल के लिए होता है। इसे इस अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता, यानी 4 वर्ष से पहले इसके सदस्यों को अपदस्थ नहीं किया जाता। अगर कोई स्थान खाली हो जाता है तो उसको संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए उस व्यक्ति का निर्वाचन कर देती है। यानी कि 7 सदस्यों में से मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाए या कोई त्याग पत्र दे दे, तो बीच में जितना समय बचता है उसके लिए उस व्यक्ति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वे ही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य होते हैं। संघीय सरकार का सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें अपनी सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संघीय सरकार का कोई भी सदस्य किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं रहता है। इस संघीय सरकार का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वह स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति होता है और जो उपाध्यक्ष है वह उपराष्ट्रपति होता है। हर वर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। यानी जो 7 सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है और वह अध्यक्ष राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति कहलाता है। और प्रति वर्ष इनका निर्वाचन होता है और इनका चुनाव लगातार 2 बार नहीं होता। यह परंपरा बन गई है कि सरकार का सबसे वरिष्ठ सदस्य ही अध्यक्ष बनता है और ज़्यादातर जो इस साल उपाध्यक्ष है उसे अगले साल उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। संघीय सरकार के अध्यक्ष को वीटो पावर प्राप्त नहीं है, यानी वह अपने विभाग का ही अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होने के नाते जैसे हमने अमेरिकन राष्ट्रपति को देखा कि उसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इसके पास किसी तरह के विशेष अधिकार नहीं होते हैं। अध्यक्ष का वेतन भी अन्य 6 सदस्यों के समान ही होता है। जैसे इस राष्ट्रपति के बारे में लावेल का कहना है, यह साधारण रूप से राष्ट्र की कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है और इस कारण यह जानने का प्रयास करता है कि उसके साथी क्या कर रहे हैं और वह राज्य के नाम मात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है। यानी कि अध्यक्ष होने के नाते उसे कोई विशेष अधिकार नहीं है। संघीय सरकार में 7 विभाग हैं: वैदेशिक मामले, न्याय और पुलिस, गृह सेना, वित्त, उद्योग, कृषि, डाक और रेलवे। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है और जिस विभाग का वह अध्यक्ष है उस विभाग के लिए पूरी तरह से वही उत्तरदायी होता है। यानी ये जो 7 सदस्य हैं ये स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संघीय सरकार के कार्य और शक्तियाँ। पहली शक्ति है प्रशासनिक कार्य। अनुच्छेद 174 के अनुसार स्विस संघीय सरकार या स्विस कार्यपालिका राज्य मंडल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता है और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 177 के अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करते हैं। प्रशासनिक विभागों
को देखते हैं, वैदेशिक संबंधों का संचालन करते हैं। बाह्य आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता एवं तटस्थता की रक्षा करना इन्हीं का उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 187 के द्वारा यह संघीय प्रशासन का निरीक्षण करते हैं, संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की लगातार सूचना देते हैं। ये सब वे नियुक्तियां करते हैं जो अन्य सत्ताओं के अधिकार में नहीं हैं। नेक्स्ट है विधि निर्माण संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत करे। लगभग समस्त कानूनी विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु वे व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं, भाषण देते हैं, उत्तर देते हैं और अपने विधेयक के बारे में जो बात कहना चाहें वो कह सकते हैं। वित्तीय कार्य। अनुच्छेद 183 के अनुसार सरकार संघीय बजट को तैयार करती है। सरकार ही संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। वह स्विस राज्य मंडल के वित्तीय प्रशासन को चलाती है। यह संघीय सरकार के खर्च और आमदनी का हिसाब संघीय संसद को देती है, राजस्व और करों को एकत्र करती है। नेक्स्ट है राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंध का संचालन। नए संविधान के अनुसार अनुच्छेद 186 के तहत संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन करती है तथा कैंटनों के बीच सामंजस्य को बनाए रखती है। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य। संघीय सरकार की कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं और न्यायिक दृष्टिकोण से संघीय परिषद ही संवैधानिक कानूनों से संबंधित प्रश्नों के उठने वाले विवादों का निर्णय करती है। न्यायिक शक्तियों की दृष्टि से कैंटनों द्वारा आपस में किए गए समझौतों अथवा कैंटन और पड़ोसी राज्यों के बीच किए गए समझौतों का परीक्षण न्यायालय कर सकता है कि वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी है। यदि कैंटनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो तो कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसके द्वारा सुनी जाती है, यानी कि न्यायिक दृष्टि से इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है संकटकालीन कार्य। स्विस संविधान में भारतीय संविधान की भांति कार्यपालिका को अलग से संकटकालीन शक्तियां नहीं दी गई हैं। जैसे भारत में 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 185 में यह कहा गया है कि स्वतंत्रता एवं बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है और अगर आंतरिक दृष्टि से किसी भी तरह से उसे कोई भी अव्यवस्था नजर आती है तो वह सुरक्षा के लिए कदम उठा सकती है और अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्यवाही के लिए वह सेना का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट है संघीय सरकार और संघीय संसद में संबंध, या हम कहें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध। पहला है संघीय सरकार का निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा होता है, परंतु संघीय संसद उसे अपदस्थ नहीं कर सकती, यानी कि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है संघीय सरकार को यानी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार नहीं है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के द्वारा पारित कानूनों पर वीटो कर सकता है। नेक्स्ट है संघीय सरकार संघीय संसद का नेतृत्व करती है और उसके निर्णयों का पालन भी करती है, यानी वह मार्गदर्शक और अनुगामी दोनों है। संघीय सरकार संसद के अधीन है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह सार्वजनिक मामलों पर प्रभाव नहीं रखती है। सार्वजनिक मामलों पर वह अपना प्रभाव पूरी तरह से बनाए रखती है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका अपने आप में एक अनूठी कार्यपालिका है और इसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली है विचित्र कार्यपालिका। स्ट्रॉन्ग के अनुसार विश्व की वैधानिक पद्धतियों में स्विस कार्यपालिका अनुपम है। स्विट्जरलैंड की समस्त राजनीतिक संस्थाओं में संघीय सरकार सबसे विलक्षण है।
अन्य किसी देश में उसकी टक्कर की कोई संस्था नहीं है। यानी यह चूँकि ना तो संस्थात्मक है ना अध्यक्षात्मक है, यह एकल नहीं बल्कि बहुल कार्यपालिका है। दूसरी विशेषता है बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की संघ की उच्च कार्यपालिका शक्ति संघीय सरकार में है और संघीय सरकार की सदस्य संख्या 7 है और इन सातों की सत्ता एक सी है। एक अध्यक्ष होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को वहन करते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व को नहीं। नेक्स्ट है निर्दलीय कार्यपालिका। विश्व के अधिकांश देशों में कार्यपालिका का संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है, लेकिन यहाँ के जो सदस्य, चूँकि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ के जो सदस्य हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर सदस्य बनाया जाता है, ना कि उनकी दलीय आधार पर। इसीलिए यहाँ की ये जो सरकार है वह दलबंदी पर आधारित नहीं है, वह दल की सीमा से परे है। सदन में वह ना तो दल का कार्य करता है और ना ही सदन के विभिन्न दलों के कार्यों पर विचार विमर्श करता है। यानी कि निर्दलीय कार्यपालिका की भूमिका वो निभाता है। विशेषज्ञों की कार्यपालिका। संघीय सरकार के सभी सदस्य अपने अपने विभागों में विशेषज्ञ होते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर अगर एक व्यक्ति को एक बार विभाग दे दिया जाता है तो दोबारा अगर वह चुनकर आता है तो उसे वही विभाग दिया जाता है और इसीलिए कार्यपालिका के सदस्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं होते हैं। स्थायी कार्यपालिका संघीय सरकार के सदस्य 4 साल के लिए चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल निश्चित और स्थायी होता है और पुनर्निर्वाचन के संबंध में बार बार ये पुनर्निर्वाचित होते हैं। नेतृत्व विहीन कार्यपालिका स्विस संघीय सरकार का जो अध्यक्ष है वह उन अन्य सदस्यों के समान होता है। वह ना तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, ना उन्हें पद विमुक्त कर सकता है और ना ही उनमें विभागों का बंटवारा करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। ये लोग सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का वहन भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक पद्धतियों के बीच का मार्ग। यानी ये अपन विशेषताओं में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो कार्यपालिका है ना तो विशुद्ध संस्थात्मक है और ना ही विशुद्ध अध्यक्षात्मक। जैसे कार्यकाल की दृष्टि से ये हमें अध्यक्षात्मक नज़र आती है कि इसका कार्यकाल स्थायी है और इसे समय से पहले अपदस्थ नहीं किया जा सकता, लेकिन यह संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेती है, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण करती है, वाद विवाद करती है। उस रूप में हमें यह संसदात्मक नज़र आती है। तो यानी यह संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों के मिश्रण के रूप में हमें नज़र आती है। नेक्स्ट है स्विस संघीय सरकार की ब्रिटिश कार्यपालिका से तुलना। अगर हम ब्रिटिश कार्यपालिका से इसकी तुलना करें तो हम स्विट्ज़रलैंड में देखते हैं कि संघीय सरकार में कार्यपालिका शक्ति है और वह सर्वोच्च कार्यपालिका है। संघीय सरकार के सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और ये स्थिति हमें ब्रिटेन में नज़र आती है। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद करती है और यहाँ भी जो बहुमत दल है, बहुमत दल के द्वारा अपने सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में जब वे कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं तो वे व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे देते हैं, लेकिन ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य बने रहते हैं। दोनों ही जगह कार्यपालिका के सदस्य संसद में उपस्थित होते हैं, विधेयक प्रस्तुत करते हैं और वाद विवाद में भाग लेते हैं। स्विस संघीय सरकार छोटी सी है और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नेतृत्व देता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में, और वह समकक्षों में प्रथम होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में वह समकक्षों के समान होता है। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार के सदस्यों का चयन केवल एक ही दल के सदस्यों में से नहीं होता, यानी वो दलबंदी पर आधारित नहीं होती है, जबकि ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है वह पूरी तरह से दलबंदी पर आधारित होता है। स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वह संविधान द्वारा मर्यादित है और ब्रिटेन में कभी कभी यह मंत्रिमंडल तानाशाह की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से ये कुछ समानताएं और असमानताएं हमें
ब्रिटिश और स्विस कार्यपालिका में नज़र आती हैं। नेक्स्ट है स्विस संघीय सरकार की अमेरिकी कार्यपालिका से तुलना। स्विस संघीय सरकार और अमेरिकी कार्यपालिका दोनों स्थायी हैं। दोनों का ही कार्यकाल 4 साल का है। अमेरिका में भी आसानी से नहीं हटाया जा सकता और स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं हटाया जा सकता। स्विस संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते और यही स्थिति अमेरिका में भी है। स्विस संघीय सरकार देश में प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है, नियुक्तियां करती है, विदेश नीति का संचालन करती है और यही कार्य अमेरिकी कार्यपालिका के द्वारा भी किया जाता है। स्विस संघीय सरकार पर प्रश्न और आलोचनाओं द्वारा व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है और अमेरिकी राष्ट्रपति पर नियंत्रण सीनेट के द्वारा उसके द्वारा की गई नियुक्तियों के समर्थन के माध्यम से किया जाता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन अमेरिकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। स्विस कार्यपालिका निर्दलीय होती है और लेकिन अमेरिकी कार्यपालिका दलीय होती है। स्विस संघीय कार्यपालिका के 7 सदस्य हैं और अमेरिकी कार्यपालिका का एक राष्ट्रपति। स्विस कार्यपालिका को संघीय संसद के द्वारा चुना जाता है और अमेरिकी कार्यपालिका एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनी जाती है। स्विस संघीय सरकार के सदस्य कितनी बार जीवन पर्यंत सरकार के सदस्य रह सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद को धारित नहीं कर सकता है। इस तरह से कहीं जैसा हमने देखा कि स्विस कार्यपालिका कहीं हमें संघात्मक नज़र आती है, संसदात्मक नज़र आती है और कहीं वह हमें अध्यक्षात्मक नज़र आती है, यानी कहीं वह ब्रिटिश कार्यपालिका के समान है और कहीं वह अमेरिकी कार्यपालिका के समान हमें नज़र आती है। धन्यवाद।